नमस्ते दोस्तों, हम करने जा रहे हैं ₹60,000 के रेंज में गेमिंग पीसी बिल्ड। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो फिर इस पीसी बिल्ड को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप 1 या फिर 2 महीने का वेट कर सकते हैं तो फिर आप 1 या फिर 2 महीने रुके और आप इंटेल के 7th जनरेशन या फिर AMD की नई CPU फैमिली राइजन का वेट करें। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि जो ये CPUs हैं ये ज़्यादा हमें अच्छा प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो दें और हो सकता है कि वो ज़्यादा अच्छे रहे हमारे इस बजट में। तो फिर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जो ये पीसी बिल्ड है ये किन लोगों के लिए है। तो फिर मान लीजिए अगर आप 1080p पर सारे गेम्स को एकदम अल्ट्रा सेटिंग्स पर खेलना चाहते हैं, आप थोड़ी बहुत एडिटिंग भी करना चाहते हैं, अगर आप स्ट्रीमिंग भी करते हैं तो फिर पीसी बिल्ड आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। तो फिर चलिए अब शुरू करते हैं हमारे CPU से। अब जो CPU मैंने चूज़ करा है वो है इंटेल की साइड से i5 6500। जो ये CPU है इसमें आपको 4 कोर्स मिल जाते हैं, 4 थ्रेड्स मिल जाते हैं, इसका बेस क्लॉक है 3.2 GHz और इसकी मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी जाती है 3.6 GHz तक। और जो इसकी मैक्स TDP है वो जाती है 65 वॉट्स तक। और जो ये CPU है ये इंटेल की स्काईलेक फैमिली की साइड से है, मतलब कि जो सॉकेट टाइप है वो है LGA1151। तो फिर हमें मदरबोर्ड को चूज करते हुए ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा मदरबोर्ड का सॉकेट भी LGA1151 सॉकेट टाइप का ही हो। तो फिर अब बात करते हैं इसकी गेमिंग, स्ट्रीमिंग और एडिटिंग परफॉर्मेंस के बारे में। तो फिर दोस्तों अगर बात करें एडिटिंग परफॉर्मेंस की तो फिर हो सकता है कि आप इस पर ज़्यादा अच्छी तरह काम न कर पाएँ। अगर आप मोशन ट्रैकिंग करते हैं, अगर आप ज़्यादा हाई एंड एडिटिंग करते हैं तो दोस्तों हो सकता है कि आपको थोड़ा होल्ड बैक करे। लेकिन दोस्तों आपके डेली यूसेज में ये काफ़ी अच्छा CPU रहेगा एडिटिंग के लिए। बात करते हैं गेमिंग की तो फिर दोस्तों आप इस पर लगभग 95% गेम्स को काफ़ी अच्छी तरह खेल पाएंगे। अब बात करें कुछ गेम जैसे कि माफिया 3 की तो फिर दोस्तों हो सकता है उनमें आपको थोड़ा CPU बॉटलनेक देखने को मिले। हालांकि जैसे कि जो गेम्स हैं बैटलफील्ड 1 है, जो कॉल ऑफ ड्यूटी इनफाइनाइट वॉरफेयर है और जो बाकी सारे लेटेस्ट गेम्स हैं उनमें आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। जो हमारा सबसे फेमस गेम है GTA 5 उसमें भी दोस्तों काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा और उसमें भी आपको हमारे GPU और CPU से कोई भी बॉटलनेक देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करें स्ट्रीमिंग की तो फिर दोस्तों अगर आप 1080p पर मीडियम सेटिंग्स पर स्ट्रीम करते हैं तो फिर आप काफ़ी आराम से 45 to 50 FPS पर स्ट्रीम कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि जो ये CPU है ये ओवरऑल इन तीनों कामों के लिए काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट CPU है। अगर आप इस बिल्ड में 6600 लगा देते हैं तो फिर वो इस बिल्ड के लिए ओवरकिल हो जाएगा। तो फिर दोस्तों मुझे लगता है कि जो इसका प्राइस है जो आपको अमेजोन पर मिल रहा है ये 17,000 का, तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाइड है। हालांकि दोस्तों अगर आप कुछ साइट्स चेक करते हैं जैसे कि MD कंप्यूटर्स, वहाँ पर आपको लगभग CPU 15,500 रुपीज़ का देखने को मिल सकता है। तो फिर दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले तो MD कंप्यूटर्स या फिर प्राइम ABGB या फिर न्यू एक हर जगह पर जाकर आप चेक करें और फिर आप इस CPU को खरीदें। क्योंकि दोस्तों 17,000 लगभग थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप चाहते हैं तो फिर आप इसे लगभग काफ़ी आराम से 16,000 में ग्रैब कर सकते हैं। तो फिर अब मूव करते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की साइड जो कि है मदरबोर्ड। और जो मदरबोर्ड मैंने चूज़ करा है वो है MSI की साइड से H110M Pro VH मदरबोर्ड। अब दोस्तों सबसे पहले तो जो ये मदरबोर्ड है इसका प्राइस है 5,191 रुपीज़ अमेजोन पर। अगर दोस्तों आप इसे भी कोई और साइट्स पर चेक करते हैं तो फिर आपको 5,000 रुपीज़ तक का देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों जो मदरबोर्ड है इसकी स्पेसिफिकेशंस का है पहले हम बात कर लेते हैं। जो ये मदरबोर्ड है इसका सॉकेट टाइप है LGA1151, मतलब कि ये हमारे CPU के साथ कंपैटिबल है। अब बात करें मैक्स CPU सपोर्ट की तो फिर दोस्तों मैक्स सपोर्ट करता है एक i7 जो कि 6th जनरेशन का होना चाहिए। अब बात करें रैम स्लॉट्स का में तो फिर दोस्तों आपको इसमें 2 रैम स्लॉट देखने को मिल जाते हैं। आप इसकी टोटल रैम ले आ सकते हैं 32 GB तक, मतलब कि आप एक रैम स्लॉट में इंस्टॉल कर सकते हैं एकदम 16 GB रैम जो कि क्लॉक्ड हो सकती है 2133 MHz तक। ये मदरबोर्ड SLI फिर क्रॉसफायर सपोर्ट नहीं करता है। और बात करें SATA केबल्स की दोस्तों तो फिर ये SATA 6G% सपोर्ट करता है। अब बात करें USB पोर्ट्स की तो फिर आपको इसमें मिल जाते हैं टोटल 4 USB 3.0 और 4 USB 2.0, मतलब कि आपको इसमें टोटल 8 USB पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों जो यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि MSI H110M Pro VH और VD मदरबोर्ड में क्या फ़र्क है। तो फिर दोस्तों जो VH मदरबोर्ड जो हमने चूज़ करा है इसमें आपको HDMI पोर्ट देखने को मिल जाता है और VD में आपको DVI पोर्ट देखने को मिल जाता है। जो दोनों मदरबोर्ड है उनमें बस एक ये DVI और एक HDMI पोर्ट का ही फ़र्क है, बाकी सब कुछ एकदम सेम है। तो फिर दोस्तों जो हमने मदरबोर्ड चूज़ करा है इसमें आपको HDMI पोर्ट देखने को मिल जाता है। जो ये दोस्तों ये मदरबोर्ड है DirectX 12 भी सपोर्ट करता है और एक माइक्रो ATX मदरबोर्ड है। तो फिर इस मदरबोर्ड में आपको लगभग सब कुछ देखने को मिल जाता है जो कि आपको एक 5,000 रुपीज़ के मदरबोर्ड में देखने को मिलना चाहिए। और मुझे लगता नहीं कि हमारे पास कोई भी रीज़न है कि हम इस मदरबोर्ड को ना लें और हम कोई दूसरा मदरबोर्ड प्रेफर करें इस रेंज में। तो फिर दोस्तों यही मदरबोर्ड मैंने चूज़ करा है। तो फिर मूव करते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की साइड। अब जो अगला प्रोडक्ट मैंने चूज़ करा है वो है ग्राफिक कार्ड। और दोस्तों जो ग्राफिक कार्ड मैंने यहाँ पर चूज़ करा है वो है Zotac की साइड से GTX 1060 मिनी। जो ये वाला ग्राफिक कार्ड है दोस्तों ये 6GB वाला वर्जन है और अगर बजट इतना ज़्यादा नहीं है तो फिर आप 3GB वाला वर्जन भी खरीद सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप 1080p पर गेमिंग करना चाहते हैं तो फिर ग्राफिक कार्ड आपके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है। हालांकि मैं ये वीडियो भी 1080p गेमर्स के लिए ही बना रहा हूँ। आप इस ग्राफिक कार्ड पर 1080p पर हर गेम को एकदम अल्ट्रा सेटिंग्स पर 60+ फ्रेम्स के साथ खेल सकते हैं। अगर आप 1440p पर भी हाई सेटिंग्स पर गेमिंग करते हैं तभी आप सारे गेम्स को 60+ फ्रेम्स के साथ खेल पाएंगे। अगर आप बात करें दोस्तों SLI की तो फिर जो ये ग्राफिक कार्ड है SLI सपोर्ट नहीं करता है, मतलब कि आप फ्यूचर में 2 1060 ग्राफिक कार्ड एक साथ यूज़ नहीं कर पाओगे।
अगर आपको ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस ड्रॉबैक लगता है तो फिर दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक RX 480 8GB वाला वर्जन खरीद लें, क्योंकि दोस्तों जो RX 480 है वो SLI सपोर्ट करता है और आप फ्यूचर में 2 RX 480 एक साथ यूज़ कर पाओगे। जो 1060 मैंने यहाँ पर चूज़ करा है वो जोटेक की साइड से मिनी वर्जन है, उसमें आपको सिर्फ एक सिंगल फैन देखने को मिलता है और दोस्तों इसके टेम्परेचर्स हैं वो लगभग 72 डिग्री से 76 डिग्री तक पहुँच जाते हैं। और दोस्तों जो ये ग्राफिक कार्ड है इसका बेस क्लॉक है 1506 मेगाहर्ट्ज़ और उसका बूस्ट क्लॉक जाता है 1708 मेगाहर्ट्ज़ तक। अगर आप इस ग्राफिक कार्ड को ओवरक्लॉक करते हैं तो फिर आप काफ़ी आसानी से 1800 मेगाहर्ट्ज़ से 1850 मेगाहर्ट्ज़ तक पहुंच जाएंगे, जो कि आपको गेम्स में लगभग 5 to 6 फ्रेम्स का बूस्ट दे देगा। तो फिर दोस्तों अगर आप इसे ओवरक्लॉक करते हैं तो फिर आपके टेम्परेचर्स मान लीजिए लगभग 78 डिग्री तक पहुँच जाएंगे। अब इस ग्राफिक कार्ड के बेंचमार्क्स मैं आपको एकदम वीडियो के एंड में दिखा दूंगा, तो फिर आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो फिर अब मूव करते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की साइड, जो कि है रैम। और रैम के लिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करी है कॉर्सर की साइड से एक सिंगल 8GB की स्टिक, जो कि क्लॉक्ड है 2133 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब दोस्तों मैंने देखा है कि एकदम से अचानक में रैम के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा एकदम से बम्प आ गया है। पहले दोस्तों मैं किंगस्टन के HyperX खरीद लेते थे 3600 में, और दोस्तों उसका ही प्राइस 4300 रुपीज़ तक चला गया है। तो फिर दोस्तों ऐसे में कोई 16GB रैम खरीदना होशियारी वाली बात नहीं होगी। तो फिर अगर हम यहाँ पर 8GB साथ स्टिक करें तो फिर यही काफ़ी अच्छा रहेगा। आप थोड़ा वेट करें कि जब जैसे ही 8GB के प्राइसेस थोड़े लो होते हैं तो फिर दोस्तों आप एक और 8GB की रैम स्टिक खरीद सकते हैं। हालांकि दोस्तों अभी 8GB में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 8GB पर लगभग सारे के सारे गेम्स काफ़ी आसानी से काफ़ी अच्छी तरह काम करते हैं। अब दोस्तों अगर आप वॉच डॉग्स 2 ही एग्जांपल ले लें, वो काफ़ी लेटेस्ट गेम है और दोस्तों वो भी 8GB रैम पर सफ़र नहीं करता है, वो भी काफ़ी आसानी से 8GB रैम पर बिल्कुल सही काम करता है। तो फिर दोस्तों अभी तो ज़रूरत नहीं है एक और 8GB रैम स्टिक खरीदने की, लेकिन आप जैसे ही देखते हैं कि रैम के प्राइसेस थोड़े कम हो गए हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप तभी एक और 8GB की रैम स्टिक खरीद लें। तो फिर दोस्तों ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा मदरबोर्ड है उसमें सिर्फ आपको 2 रैम स्लॉट देखने को मिलते हैं, तो फिर आप बिल्कुल भी एक 4GB की रैम स्टिक मत खरीदिएगा। आप चाहते हैं तो आप एक 8GB की रैम स्टिक खरीदें या फिर आप एक 16GB की रैम स्टिक खरीद लें। तो फिर दोस्तों अब जंप करते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की साइड, जो कि है पावर सप्लाई। और जो पावर सप्लाई मैंने यहाँ पर चूज़ करा है वो है कॉर्सर की साइड से VS सीरीज़ का VS550। जो ये पावर सप्लाई है ये आपको लगभग 3800 रुपीज़ का अमेजोन पर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों जो यहाँ पर ये 550 वाट का पावर सप्लाई है, अगर आप चाहते हैं तो फिर आप 450 वाट के पावर सप्लाई के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 450 वाट भी हमारे सिस्टम के लिए काफ़ी है और 450 वाट्स पर भी हमारा सिस्टम काफ़ी अच्छी तरह बूट कर लेगा। अब दोस्तों बात करें ओवरक्लॉकिंग की, तो फिर दोस्तों हाँ आप 450 वाट पर भी काफ़ी डिसेंट ओवरक्लॉक कर पाएंगे अपने ग्राफिक कार्ड को, क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पर हमने CPU चूज़ करा है वो नॉन के सीरीज़ का है, मतलब कि आप उसे ओवरक्लॉक नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर मैंने 550 वाट का PSU चूज़ करा है वो इसलिए करा है क्योंकि अगर आप फ्यूचर में अगर अपना ग्राफिक कार्ड या फिर CPU अपग्रेड करते हैं तो फिर आपको अपना PSU चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो फिर यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप एक 450 वाट का पावर सप्लाई खरीदना चाहते हैं या फिर एक 550 वाट का पावर सप्लाई खरीदना चाहते हैं। बस जो मैं रिकमेंड करूँगा वो ये करूँगा कि आप यहाँ पर लगभग दोस्तों 4000 रुपीज़ ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें अपने पावर सप्लाई में, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस बजट में लगभग 7000 रुपीज़ अपने पावर सप्लाई पर इन्वेस्ट कर देते हैं तो फिर दोस्तों ये कुछ इतनी ज़्यादा होशियारी वाली बात नहीं रहेगी। तो फिर दोस्तों डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की साइड, जो कि है हार्ड डिस्क। और जो यहाँ पर मैंने हार्ड डिस्क चूज़ करी है वो हमेशा की तरह मैंने चूज़ करी है WD कैवियर ब्लू। ये दोस्तों 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है और ये आपको लगभग 3800 रुपीज़ की अमेजोन पर देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों जो ये हार्ड डिस्क है इसमें आपको RPM देखने को मिलता है 7200, मतलब कि आपको अपनी हार्ड डिस्क के पीछे कॉपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप फ्यूचर में सबसे पहले तो एक 120 या फिर एक 240 की SSD खरीदिएगा। अब दोस्तों मैं कहूँगा कि आपको सबसे पहला अपग्रेड होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों SSD की परफॉर्मेंस एक हार्ड डिस्क से लगभग 5 to 6 टाइम्स ज़्यादा होती है। हालांकि दोस्तों इनिशियली आपके लिए हार्ड डिस्क काफ़ी रहेगी, क्योंकि SSD यूज़ करने से सिर्फ आपके गेम के लो टाइम्स पर फ़र्क पड़ता है। एक SSD या फिर एक हार्ड डिस्क से दोस्तों गेम की परफॉर्मेंस पर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कि आपके लिए 1 टेराबाइट का स्पेस कम रह जाए, क्योंकि आजकल गेम्स का साइज़ बड़ा होता जा रहा है, लेकिन दोस्तों मैं उसके बारे में इतनी बात नहीं करूँगा, क्योंकि इनिशियली आपके लिए 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क काफ़ी रहेगी। तो फिर अब मूव करते हैं हमारे फाइनल कंपोनेंट की साइड, जो कि है कैबिनेट। और कैबिनेट के लिए मैंने यहाँ पर चूज़ करा है थर्मलटेक की साइड से वर्जा N25। जो ये कैबिनेट है आपको फुल ब्लैक कलर में देखने को मिल जाता है। इसमें आपको साइड में एक ट्रांसपेरेंट विंडो मिल जाती है। और बात करें आईओ पोर्ट्स की तो फिर आपको इसमें से देखने को मिलता है सामने की साइड एक USB 3.0, 2 USB 2.0 और ऑडियो इन और ऑडियो आउट। आप इसमें टोटल 5 फैंस लगा सकते हैं। एक फैन लेयर की साइड जो पहले से लगा हुआ आता है। आप इसमें बाकी 2 फैंस लगा सकते हैं ऊपर की साइड और 2 फैंस लगा सकते हैं सामने की साइड। और इसमें आपको 7 एक्सपेंशन स्लॉट्स भी देखने को मिल जाते हैं।
आपको इस कैबिनेट में 240 मिलीमीटर और 120 मिलीमीटर के रेडिएटर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो फिर दोस्तों अगर आपको ये कैबिनेट पसंद आए तो आप इसे खरीद सकते हैं, वरना मैं तो रिकमेंड करूँगा आप खुद की साइड से काफ़ी अच्छा कैबिनेट ढूंढें जो कि आपको पसंद आए। तो फिर दोस्तों अब आप बेंचमार्क्स को एंजॉय करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।